ओबीसी की जो संख्या है भारत में 52 से 60% है, लेकिन 52 से 60% संख्या होने के बावजूद भी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, फिर भी ओबीसी समाज हमारा आज पिछड़ा है और आज भी उनका अधिकार हक छीना जा रहा है और आज भी वो सत्ता में उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, मानसिक गुलामी के तहत आज भी उन्हीं लोगों के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं जो लोग हमारे समाज को, ओबीसी समाज को और एससी समाज को बरगलाने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम करते हैं। पूर्व में मैनिफेस्टो जारी किया था इन सरकारों ने, अभी तक उस मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। समाज में अशांति, बेरोजगारी, डकैती, लूट, महिलाओं की असुरक्षा का माहौल है। इसलिए लोग इन रैलियों से कोई प्रभावित न होकर के अब सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार BR1 में फिर आपके साथ। आज हमने मूल निवासी भारतीयों की बात करते हैं और आज हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम 2022 के मिशन को लेकर उनसे कुछ जानना चाहते हैं और उनसे यह भी जानने को मिलेगा कि उनकी विचारधारा और इस जो 2022 को देखते हुए जो जगह जगह जनसभा रैलियां चल रही हैं का प्रभाव पड़ा है और वो लोग आज हमारे साथ हैं। क्या आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? दीपक कठेरिया। दीपक कठेरिया जी, जरा ये बताइए आप हमें कि आज जो आप 2022 को मिशन को लेकर, आपके बारे में 2022 के मिशन को लेकर क्या विचार आप रखते हैं? देखिए, ये जो 2022 का मिशन है, ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और बल्कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये संविधान बचाने का लड़ाई जो है वो हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज लड़ रहा है। और जिस तरीके से वर्तमान सरकारें इस बहुजन समाज के हक अधिकारों का हनन कर रही हैं और इस संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, इसी मंशा के तहत हम लोग मैदान में हैं और हम लोग हक अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का अधिकार उनको मिले, हमारा संविधान सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग ये बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में हम लोग सभी एकत्रित हैं और पूरी पुरजोर उनका समर्थन करते हैं। यही मेरे, जैसा कि अभी आपने बात रखी हुई है कि ST ST SC OBC को लेकर जो OBC का विभाजन है वो इस तरीके से बिखरता हुआ नज़र आता है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने बहुजन मूल निवासी की बात रखी हुई है, क्या लगता है कि उसमें तालमेल क्या हो सकता है? देखिए, ओबीसी को लेकर के ये बात तो हम सभी जान रहे हैं कि ओबीसी की जो संख्या है भारत में 52 से 60% है, लेकिन 52 से 60% संख्या होने के बावजूद भी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, फिर भी ओबीसी समाज हमारा आज पिछड़ा है और आज भी उनका अधिकार हक छीना जा रहा है और आज भी वो सत्ता में उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, मानसिक गुलामी के तहत आज भी उन्हीं लोगों के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं जो लोग हमारे समाज को, ओबीसी समाज को और SC समाज को बरगलाने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो इसलिए ओबीसी समाज में सबसे बड़ी जो कमी है, जो आज जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है मेरे हिसाब से कि वहाँ पर जो विचारधारा की कमी है। हमारा ओबीसी समाज पेरियार ललाई सिंह यादव को नहीं पढ़ता, हमारा ओबीसी समाज पेरियार रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ता, हमारा ओबीसी समाज महात्मा ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ता। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो विचारधारा की है और जिस विचारधारा के तहत हम लोगों का कल्याण संभव है, लगता है कि कहीं ना कहीं विचारधारा को वो नहीं सुनना चाहते या सुनना भी चाहते हैं तो उनको सुनाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए वो हमसे मैदान में है और हम सब लोग ओबीसी SC ST माइनॉरिटी में घर घर जा कर के, जगह जगह, गांव गांव जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ हम लोग राजनीति क्षेत्र में भी हैं। जैसा कि अभी ये भी जानने में आ रहा है कि जो जिन महापुरुषों के आपने नाम लिए हैं ओबीसी कैटेगरी से, उसमें राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम आता है। और तालमेल की बात करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा है, क्या ऐसा कहीं दिखता है कि विचारधारा जो कुछ मैच नहीं करती है? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना जो आंदोलन चलाया वो हमारे 85% बहुजन मूल निवासी समाज को लेकर के चलाया, जिसका आधार रहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
और पुराने हमारे बुद्ध, तुकाराम, फुले, पेरियार, ये हमारे बहुजन मूल निवासी जो महापुरुष रहे, उनके लिए ये पूरी विचारधारा लेकर के कांशीराम साहब मैदान में आए। उन्होंने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। रही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, ये दो व्यवस्थाएं हैं या दो विचारधाराएं मैं कह सकता हूँ। एक विचारधारा जो है वो है अम्बेडकरवाद और दूसरी विचारधारा जो है वो है समाजवाद। समाजवाद में देखने का जो नज़रिया है, समाजवाद का मूलभूत जो आधार है वो ये है कि सभी समाज को एकत्रित किया जाए। और अम्बेडकरवाद ये कहता है कि जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है उनको हम अलग करके अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करें, जो इस देश के मतलब इस देश के हकदार हैं, असली हकदार हैं, असली हिस्सेदार हैं। और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कई एविडेंस के माध्यम से कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो विदेशी है, यहाँ का मूल निवासी नहीं है। इसलिए मैं अम्बेडकरवाद का समर्थन करता हूँ। लोहिया की विचारधारा अलग है, वो सत्ता को पाने के लिए अपनी विचारधारा लगाएं या क्या करते हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन मूल निवासी विचारधारा है, ये इस विचारधारा हक अधिकार की लड़ाई और अपने देश में अपना वर्चस्व स्थापित हो, इसकी लड़ाई है। देखिए, जैसे कि अभी हमारे साथ क्या नाम था आपका? दीपक कठेरिया। जैसे कि अभी हमारे साथ दीपक कठेरिया जी जुड़े हुए थे। आइए और भी हम लोगों से मिलवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट हरनारायण सिंह कोरी। हर नारायण सिंह कोरी। देखिए, हमारे साथ इस समय एडवोकेट हर नारायण सिंह कोरी जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी कुछ बातों का विचार जानना चाहेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 2022 का जो महारैली जगह जगह हो रही हैं और जो चुनाव का मतलब तालमेल है वो उसमें आपका क्या कहना है, क्या बात रखेंगे आप? लगभग पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों और जो पूर्व में मैनिफेस्टो जारी किया था इन सरकारों ने, अभी तक उस मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। समाज में अशांति, बेरोजगारी, डकैती, लूट, महिलाओं की असुरक्षा का माहौल है। इसलिए लोग इन रैलियों से कोई प्रभावित ना होकर के अब सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी रोल अदा कर रही है और इन सामंतवादी पार्टियों के पसीना छूट चुके हैं। जैसा कि अभी आपने बात रखी है कि बहुजन मुक्ति पार्टी रोल अदा कर रही हैं, ऐसी और भी पार्टियां जो बहुजन हित के कार्य में लगी हुई हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन टूट सकता है क्या इससे? हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी फूले, साहू, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा पे चल रही है। हमारे हजारों साल पहले गौतम बुद्ध की विचारधारा को लेकर के हमारे ये महापुरुष चल रहे हैं और ये विचारधारा SC, ST, OBC जो हजारों सालों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे निजात पाने की विचारधारा है और यही विचारधारा हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि एक अभी बसपा पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी रही है कभी, और इधर चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना पार्टी का गठन कर लिए हैं, पार्टी बना ली है, और इधर वाम से भी। क्या लगता है कि 2022 का चुनाव क्या बहुजन समाज पार्टी फाइट कर पाएगी? बहुजन समाज पार्टी यदि फूले, साहू, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती तो मेरा ये मानना है कि हमें बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी मनवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद को खुलेआम बढ़ावा दे रही है और जो पूंजीवाद, सामंतवाद की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं उनकी संरक्षण कर रही है। जैसा कि और भी हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूंजीपतियों के लिए और अन्य ऐसे लोगों के लिए है जो हमारे बहुजन समाज को कमज़ोर कर रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर यह संगठन जो तैयार हो रहे हैं, इस संगठन से हमारे देश पर, हमारे बहुजन मूल निवासी भाइयों पर इसका प्रभाव जो पड़ेगा, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में 2022 में मतलब 2022 में कि बहुजन समाज के प्रति जो आप लोग जागरूक हैं और एक्टिव हैं, अपने समाज को आगे चल के भी नई दिशा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो अन्य पार्टियां बहुजन हित में और अन्य ST, SC, OBC को कुछ अलग अलग ऐसे योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं जिससे कि
वो लोग आकर्षित होते हैं, जैसे कि किसान भाइयों के लिए। और अभी जैसे हालांकि एक ट्वीट आया था कि अखिलेश जी ने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अखिलेश जी भी मतलब कुछ ऐसे अपना वो क्या निकाले हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब घोषणा पत्र वगैरह दे रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि हम अब आने वोटर को मतलब इन योजनाओं का लाभ देंगे। तो क्या लगता है कि जनता उन योजनाओं के लाभ से प्रभावित होगी क्या, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी क्या? देखिए, सरकार की ये पॉलिसी रहती है कि समाज को अशिक्षित रखा जाए और उनको हमेशा के लिए लाचार, गुलाम, बेरोजगार बनाए रखा जाए। इसलिए ऐसे प्रलोभन भरे मैनिफेस्टो लाते हैं। मैनिफेस्टो में तो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि मेरी सरकार बनने पर मैं हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। बाद में उन्होंने ये कह के उस चीज़ को नकार दिया कि ये तो चुनावी जुमले हैं, लिहाजा वो भारत के मूल निवासियों को, खासकर मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं और ये प्रलोभन दे करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और ये हमेशा के लिए गुलाम बने रहें। अच्छा, जो गुलाम बनाने की बात रखते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार किन कैटेगरियों पर होता है अगर सरकार बनी भी रहती है? यदि मोदी की सरकार वापसी हुई, मोदी की सरकार की या योगी की सरकार की, तो ये निश्चित है संविधान अस्तित्वहीन हो जाएगा और SC ST OBC के ऊपर जो भी बलात्कार, हत्याएं, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं वो चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और उनको लाचार बनाया जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि बहुजन समाज हित की जब सरकार होती है तो बहन बेटियों पर या दलितों पर या अपने SC ST OBC पर कोई अत्याचार नहीं होते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है? जब शासक जाति का व्यक्ति खुद अपनी सुरक्षा करने में कामयाब रहता है, जैसे हमारी बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस समय बहन बेटियों की या SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार और हत्याएं हो रही थी, उसमें रेशियो 2% केवल ऐसे मामले आ रहे थे, वो भी उसमें भी मनवादियों का हाथ था। देखिए, हमारे साथ अभी एडवोकेट जी जुड़े हुए थे और मैं यही बस कहना चाहूँगा कि अपने जो इन्होंने बहुजन समाज हित के बारे में और मूल निवासी की विचारधारा को विचार विमर्श किया है और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ हमारी विचारधारा को आगे बहुजन भाइयों को शेयर करिए और हमारे चैनल को विजिट करिए। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें।